जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आज आपको लेकर आए हैं क्लास 10 से इतिहास पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म। इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, यानी यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की नींव जो है कैसे पड़ी, जो अपना एक स्वतंत्र देश घोषित हुआ। इसके बारे में क्लास 10 ले इतिहास पार्ट 1 से पढ़ना है। तो चलिए, क्वेश्चन आंसर कराने से पहले आपको जो है पूरे यूरोप के बारे में जो है आपको थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं। तो वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर सदस्य बन जाए। लाइक करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट करें, शेयर करें अधिक से अधिक। तो चलिए विलंब न करते हुए चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि यूरोप में, पूरे यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उत्पत्ति, राष्ट्रवाद का उदय, यानी एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित होने में किसकी किसकी भूमिका रहती है। तो देखिए ये है मुसोलिनी साहब। कौन है ये? मुसोलिनी साहब। ये मुसोलिनी जो है इटली के फासीवाद पार्टी के नेता थे, यानी बहुत ही एक फासीवाद पार्टी के नेता थे। अब क्या कहता है कि इनका जो है जन्म जो है कहाँ कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1883 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है सन 1945 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो है मुसोलिनी थे। अब उसके बाद देख लेते हैं बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो है यह कौन थे? तो जर्मनी का एकीकरण करने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये इन्हें जो है लौह चांसलर कहा जाता है, यानी यह जो है जर्मनी के चांसलर चांसलर कहे जाते हैं। आप और हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो है बिस्मार्क का नाम आता है। तो बिस्मार्क का जन्म जो है 1815 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1898 ईस्वी में हुआ। लेकिन ये सारे जो है क्या है, अपने अपने देश के, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, इनका जो है राष्ट्रवाद के रूप में इन्होंने उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद में देखिए कौन कौन सहायक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म में एक है मेजिनी साहब। यह मेजिनी जिनका जन्म जो है 1870 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। यह क्या थे? तो इटली के गुप्त राष्ट्रवाद सेनापति थे। यह जो है मेजिनी साहब क्या थे? तो इटली के गुप्त राष्ट्रवाद का सेनापति थे, यानी इनका काम था गुप्त समाचार आदान प्रदान करना। तो ये इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका है राष्ट्रवाद के उदय में। अभी इन महोदय को तो आप जानते ही हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। यह नेपोलियन साहब जो है क्या किए? फ्रांस की क्रांति, जो आपको वीडियो आपको दे चुके हैं पिछले वीडियो में, कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में जो हुआ वह क्या है, पूरे विश्व के मार्गदर्शन का कारण बना। फ्रांस की क्रांति से ही पूरे विश्व में जो है क्रांति की लहर चल पड़ी और सारे लोग जो है उस क्रांति का अनुपालन करके, यानी नेपोलियन साहब का अनुपालन करके अपने अपने राष्ट्र में क्या करने लगे? स्वतंत्रता का अधिकार मांगने लगे, अपना अधिकार जमाने लगे, अपने अधिकार के बारे में समझने लगे। तो पूरे जो है राष्ट्रवाद में, यूरोप में जितने भी राष्ट्रवाद हुआ उसका महत्वपूर्ण भूमिका जाता है, श्रेय जाता है नेपोलियन साहब को। कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। जो नेपोलियन प्रथम, नेपोलियन द्वितीय, नेपोलियन तृतीय, आप पूरे इतिहास में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की एक लहर चली, जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया, यानी पूरे यूरोप देश का जो है कायाकल्प कर दिया। यानी पूरे यूरोप देश में जो है एक लहर चल पड़ी और उसके अनुरूप जो है, जैसे फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो है पूरे देश में, जैसे जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश
कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। इनकी राष्ट्रीय पहचान क्या थी? समान थी। अब कहता है कि यूनान, पोलैंड, बुल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए यानी राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, यानी उसे हम राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में आपको तुरंत आगे जो है बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का कारण क्या था, उनकी क्या विशेषता है। तो ये सारे जो है इतिहासकार, इतिहास के जनक हेरोडोटस आप पढ़ते हैं। लेकिन जो है यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय का कारण, उदय का जन्म, राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहता है कि यूरोप के बारे में जो है थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं यूरोप के बारे में कि यूरोप क्या है। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र का उदय हुआ, किसी देश का उदय हुआ, वह उसका अधिकार मिला। लेकिन यूरोप है क्या? यूरोप के बारे में बहुत बच्चे कम जानते हैं। तो यूरोपीय महादेश, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, ऐसे ऐसे आप नाम सुने हैं ना, तो महाद्वीप होता है। तो देखिए यूरोप क्या है, तो उसके बारे में आपको देते हैं कि पूरे धरती पर यानी पूरे विश्व में जितनी ही धरती है तो उस धरती पर कुल 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 महाद्वीप है। यूरोप उनमें से एक है, यानी 7 महाद्वीप में से एक यूरोप है। क्या है? एक यूरोप है। और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यूरोपीय धरती की सतह क्षेत्रफल का 2% है। यूरोपीय धरती के यानी पूरे धरती के सतह क्षेत्रफल का 2% है। यूरोप महाद्वीप पश्चिम में अटलांटिक यानी यूरोप महाद्वीप यानी यूरोपीय महादेश के आपके जो है क्या बोलता है, एक तरह से कहेंगे चौहद्दी। चौहद्दी तो देखिए पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर है। पूछ सकता है कि यूरोप का चौहद्दी बताए, तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप एवं दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। कौन सा? यूरोप। अब यूरोप में कौन कौन देश आएगा इसके बारे में तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन सारा आपका कंफ्यूज यहाँ पर दूर कर देंगे। शांति से देखें, वीडियो के अंत तक देखें, पूरा जो है आपको मिलेगा। कहता है कि यूरोपीय महाद्वीप का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है और यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप जो है क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है, दूसरा, यानी 7 महाद्वीप है उसमें से दूसरा छोटा है। पश्चिम रूस में स्थित यूराल पर्वत और साथ ही ब्लैक सागर, यानी पश्चिम में स्थित यूराल पर्वत यानी रूस के पश्चिम में स्थित यूराल पर्वत हैं और ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा ना कि एशिया को क्या बोलते हैं, एशिया से यूरोप कैसे अलग होता है? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से एशिया महादेश और यूरोप महादेश आता है? तो ये क्या कहता है कि पश्चिम में यूराल पर्वत और साथ ही ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर और यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूरोप को क्या करती है? एशिया से। जैसे भारत जो है क्या है? एशिया महादेश में। तो आज का जो पश्चिमी सभ्यता है वह यूरोपीय कल्चर का ही देन है। दुनिया के प्रमुख सभ्यताओं रोमन, ग्रीस का विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ था। यूरोप की कई देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, डच इत्यादि देशों ने 16वीं से 20वीं शताब्दी तक दुनिया के अधिकतर हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, यानी अपना अधिकार कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। जैसे कि भारत 200 सालों तक ब्रिटेन का अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था ना भारत। तो उसी तरह से पहले सारे देश जो है एक दूसरे से क्या थे? आधिपत्य थे, ग्रसित थे, कोई स्वतंत्र नहीं था। लेकिन जब जो है फ्रांस में क्रांति हुई, सन 1789 ईस्वी में नेपोलियन साहब ने उसका नेतृत्व किया और पूरे फ्रांस को आज़ादी दिलाई और सबको समान अधिकार दिया। तो इसको देखते हुए पूरे देश के लोग जो है नकल करने लगे और उस नकल के माध्यम से सभी यूरोप में एक जो है
क्या स्वतंत्र अधिकार पाने की लहर चल पड़ी, तो वहीं से आपका उत्पत्ति होता है राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का, यानी अपना अधिकार मांगना और अपने अधिकार के मुताबिक चलना, जीना, खाना पीना, रहना, यह जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है कि यूरोप आप पढ़े ना, तो यूरोप में कितने देश हैं भाई, कौन कौन सा देश का राष्ट्रीय उदय हुआ, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसका शॉर्टकट पढ़िएगा तो बहुत संक्षेप में मिलेगा, लेकिन आपको जो है पूरे डिटेल्स दे रहे हैं, तब इसका यूरोप का राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। यूरोप में कितने देश है, यानी कितने कंट्री है, यानी यूरोपियन कंट्री लिस्ट कितने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश हैं, कुल 44 देश हैं, लेकिन 5 और ऐसे देश हैं, कुल मिलकर 47 होते हैं, जो 5 देश हैं जो क्या है, एशिया में भी पड़ते हैं और यूरोप में भी पड़ते हैं। पर इन देशों के अलावे भी यूरोप में 4 ऐसे देश हैं जो एक दूसरे का अधीन है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। यूरोप महाद्वीप के कुल 44 देशों और उनकी राजधानी को बताया गया है जो निम्नलिखित है। देखिए आपको बताया जा रहा है कि यूरोप में 44 देश कौन कौन से हैं, एकदम नाम वाइज और उनकी राजधानी आपको जो है बिल्कुल क्लियर देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या कहता है कि देश का नाम और राजधानी, यानी यूरोप में कौन कौन सा देश आता है और उसकी राजधानी कहाँ है, देख लीजिए। तो रूस आ गया, रूस, लेकिन यह रूस क्या है, एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है, यानी एशिया महादेश और यूरोप महादेश दोनों में ये पड़ता है रूस, दोनों में। तो इसलिए यह जो है 5 ऐसे देश हो जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। तो देखिए जर्मनी का एक उदय हुआ, इटली का उदय हुआ, यूनाइटेड किंगडम का राजधानी क्या है, लंदन। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। जो आप पढ़े क्या चीज़, 1789 में नेपोलियन साहब ने युद्ध क्रांति लाई थी, जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, और उस क्रांति के बारे में भी आपको वीडियो दे चुके हैं। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की राजधानी रोम, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ये सारे क्या है, यूरोप महादेश में सारे देश हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव। जो यूक्रेन और रूस की युद्ध अभी चल रहा है, लगभग 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी युद्ध चल रहा है। हो सकता है भविष्य में कोई कल्पना न करे कि ऐसी स्थिति आए, लेकिन विश्व युद्ध की संभावना जो है बन रही है। देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव, पोलैंड की राजधानी वार्सो। क्या है, वार्सो, पोलैंड। तो पोलैंड भी कहाँ है, यूरोप में, यूरोपियन कंट्री है। रोमानिया, बुचारेस्ट, क्या है, रोमानिया। नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। बेल्जियम, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। चेक गणराज्य क्या है, यूरोपीय कंट्री है, इसकी राजधानी कहाँ है, प्राग। ग्रीस क्या है, यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी कहाँ है, एथेंस। उसके बाद चलते हैं पुर्तगाल। देखिए आ गया पुर्तगाल, यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन। स्वीडन भी क्या है, यूरोपीय कंट्री है और इसकी राजधानी का नाम क्या है, स्टॉकहोम। हंगरी का यूरोपियन कंट्री और इसकी राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। अभी जो युद्ध हुआ था तो हंगरी के माध्यम से जो है यूक्रेन से सारे भारतीय स्टूडेंट को लाया गया था, हंगरी के रास्ते जो है, पोलैंड के रास्ते। बेलारूस क्या है, यूरोपीय कंट्री है और इसकी राजधानी क्या है, मिन्स्क। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी वियना। तो वियना की संधि जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप पढ़ेंगे राष्ट्रवाद में, यूरोपियन में। तो ऑस्ट्रिया हो गया। तो अब है सर्बिया की राजधानी कहाँ है, बेलग्रेड। स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी कहाँ है, बर्न। बुल्गारिया एक यूरोपियन कंट्री और इसकी राजधानी कहाँ है, सोफिया। इस तरह से आपने देखा। और अगला कंट्री देखते हैं क्या, यूरोपियन कंट्री डेनमार्क, इसकी राजधानी कोपेनहेगन। फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलसिंकी। स्लोवाकिया, इसकी राजधानी ब्राटिस्लावा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो। अब देखिए अगला यूरोपियन कंट्री क्या कहता है, आयरलैंड डबलिन, इसकी राजधानी कहाँ है, डबलिन। क्रोएशिया, जिसकी राजधानी कहाँ है, जगरेब। मोल्डोवा,
मोल्डोवा यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी कहाँ है? चिसिनुआ। अब अगला यूरोपियन कंट्री कहता है कि बोस्निया एंड हेर्जोगोविना, इसका राजधानी कहाँ है? साराजेवो। अल्बानिया कंट्री हो गया यूरोपियन कंट्री, इसकी राजधानी कहाँ है? तिराना। कहाँ है? तिराना। चलिए देखते हैं, आपको पूरा 44 कंट्री का नाम और उसकी राजधानी दे रहे हैं। लिथुनिया, इसका राजधानी क्या है? क्या बोलते हैं? विलिनियस। नॉर्थ मैसेडोनिया, इसकी राजधानी कहाँ है? स्कोप्जे। स्लोवेनिया, इसकी राजधानी कहाँ है? लजुवल्जाना। लाटविया एक कंट्री है। देखिए कैसा कैसा नाम है। आप पूरे कंट्री के नाम नहीं जाने होंगे, बहुत सारा देश पढ़े होंगे, लेकिन आप यूरोपीय कंट्री के लिस्ट आपको दे रहे हैं। पूरे जितने 47-48 देश है ना, सारे देश का नाम जो है आपको यूरोपियन कंट्री के बारे में दे रहे हैं। अब उसकी राजधानी कहाँ है? रीगा। एस्टोनिया, इसकी राजधानी कहाँ है? टैलिन। और उसके बाद देखिए क्या कहता है अगला यूरोपियन कंट्री, क्या कहता है कि मोंटेनेग्रो, इसकी राजधानी कहाँ है? पोडगोरिका। लक्सेमबर्ग, इसकी राजधानी कहाँ है? लक्सेमबर्ग। माल्टा की राजधानी वेलेटा। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। एंडोरा की राजधानी एंडोरा लावेला। इस तरह से यूरोपियन कंट्री का आप नाम देख रहे हैं, पूरे आपको डिटेल्स दे रहे हैं। मोनाको यूरोपियन कंट्री है। बताइए, यूरोपियन कंट्री देश का नाम है मोनाको, इसकी राजधानी कहाँ है? मोंटे कार्लो, यह उसकी राजधानी है। अब कहता है अगला यूरोपियन कंट्री कि लिechtenstein वाडूज, इसकी राजधानी है। सन मरीनो यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी का नाम क्या है? सन मरीनो। वेटिकन सिटी यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी का नाम है वेटिकन सिटी, जो यूरोपीय कंट्री का सबसे छोटा कंट्री है, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। आएगा क्वेश्चन, आपको एग्जाम में पूछ देता है। देखिए अब अगला क्या कहता है, आगे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है, आपको यहाँ पर दिया है कि नोट, इन देशों में से कुल 5 ऐसे भी देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आते हैं। यानी यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं और एशिया महाद्वीप में भी आते हैं। ऐसे 5 कंट्री है जिसका नाम क्या है? देखिए, पहला रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, कजाखस्तान। ये 5 देश हैं जो कहाँ आते हैं? आधा भाग इसका यूरोप में पड़ता है और आधा भाग एशिया में पड़ता है। तो भारत भी क्या है? एशिया महादेश में है। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो कुछ हिस्सा इसका यूरोप महादेश में पड़ता है और कुछ हिस्सा जो है एशिया महादेश में पड़ता है। तो यही जो है युद्ध चल रहा है नाटो के लेकर के, जिसमें जो है रूस क्या है? यूरोप में है, लेकिन यूक्रेन, यूरोपियन कंट्री यूक्रेन के साथ जो है युद्ध कर रहा है और कहता है कि उसको नाटो का सदस्य बनने नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है इसमें। देखते हैं, अभी यूरोप के बारे में आपको बता रहे हैं, पूरा यूरोप के बारे में डिटेल्स जानिए। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, मान लीजिए जर्मनी, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, साइबेरिया, बुल्गारिया, बहुत सारा देश है, वो सबका जो है राष्ट्रवाद में उदय हुआ। कैसे हुआ? तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस, जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। अगर रूस को छोड़ दें तो यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्यों? क्योंकि रूस जो है एशिया महादेश में भी पड़ जाता है और यूरोप महादेश में भी पड़ जाता है। इसलिए रूस क्या है? पूर्णतः यूरोपियन कंट्री नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। कौन सा है? रूस है। लेकिन रूस को हटा दिया जाए तो यूरोप कंट्री का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा होगा? बड़ा देश तो यूक्रेन, जो पूरी तरीके से यूरोप में आता है। यूक्रेन
जिसकी राजधानी कहाँ है, कीव। अभी वहीं यूक्रेन पर रूस जो है क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। लगभग 1 साल ऊपर हो गया, 1 वर्ष से ऊपर हो गया युद्ध चलते हुए। कितने सैनिक मारे गए, कितने आम पब्लिक मारे गए। तो ये यूक्रेन क्या है, यूरोपियन कंट्री का सबसे बड़ा देश है। जितने कंट्री है 44 कंट्री है यूरोपियन कंट्री, उसमें से सबसे बड़ा कंट्री बड़ा है यूक्रेन। और यहाँ पर जो है भूभाग, गेहूं की फसलें सबसे अधिक होती है। और पूरे यूरोपियन कंट्री जो है यूक्रेन पर आश्रित रहते हैं। किसके, गेहूं के लिए, आटा के लिए, खाने पीने के चीज़ पर यूक्रेन का दबदबा रहता है। इसलिए यूक्रेन पर युद्ध चल रहा है रूस की तरफ से। अब कहता है कि एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यानी कौन ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप दोनों को जो है अलग करती है, उसको दोनों को बंटवारा करती है। तो वह एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है एशिया महादेश और यूरोपीय महादेश दोनों को बंटवारा करता है पर्वत, यूराल पर्वत बीच में है। चलिए देखते हैं और यूरोप के बारे में। कौन सा देश एशिया और यूरोप में स्थित है, कौन सा देश एशिया और यूरोप, यानी एशिया महादेश में भी स्थित हो और यूरोप महादेश में भी स्थित हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि कुल 4 देश, 5 देश था, एक रूस, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाखस्तान। तो यह जो है 1 2 3 4 5 कुल 5 देश हैं जो क्या है, यह एशिया महादेश में भी आते हैं और यूरोपीय महादेश में भी आते हैं। ठीक है, जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आते हैं, यानी एशिया महाद्वीप चाहे यूरोप महाद्वीप दोनों में ही आते हैं। रूस कौन से महाद्वीप में आता है, तो रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। अब कहता है कि यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं। संघ सरकार हो गया, यूरोपीय संघ तो 27 देश। कौन, कितने देश, 27। 44 में से कितने हैं, तो 27 देश शामिल है यूरोपीय सरकार। जैसे कि नाटो की कहानी आपको बताएंगे आगे। यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा, यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। बताए ना, जितने यूरोपियन कंट्री आपको 44 बता रहे थे उसमें सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी, और यूरोप में सबसे बड़ा कंट्री यूक्रेन। कौन सा, यूक्रेन। रूस है, लेकिन रूस एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है और यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है, इसलिए उसको जो है रूस को हटाकर उसको जो है बड़ा कर दिया जाता है यूक्रेन। यूक्रेन जो है सबसे बड़ा कंट्री है यूरोपियन और सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अब देखिए आ गया राष्ट्रवाद। अब कहता है आपको यूरोपीय कंट्री के बारे में आप पढ़ लिए, अब पढ़ना है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, यानी नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है। तो राष्ट्रवाद लोगों के, उत्तर देखिए उसका उत्तर क्या लिखेंगे आप। राष्ट्रवाद के लोगों को किसी समूह की उस आस्था का नाम है। राष्ट्रवाद के लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। इन्हीं बंधनों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्हें आत्मनिर्णय के आधार पर अपने संप्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात राष्ट्र की स्थापना करने का आधार हो, यानी वह पूर्णतः अपने अधिकार का सेवन, अपने अधिकार का उपयोग कर सके। तो वैसे व्यक्ति यदि उस अपने राष्ट्र के अंदर अपने को महसूस करता है तो वही कहलाता है राष्ट्रवाद। जैसे भारत भी क्या किया था, 200 वर्ष जो है अंग्रेजों के गुलाम था, लेकिन 200 वर्ष के बाद जो है इन्हीं सब क्रांतियों को देखते हुए, चाहे इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो,
अमेरिका हो, इन सब को देखते हुए भारत में भी यह क्रांति स्थापित हुई और 200 वर्ष के बाद जो है सन 1947 को हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो यही है राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए देखते हैं आगे राष्ट्रवाद की विशेषता। सबसे पहले राष्ट्रवाद की विशेषता, राष्ट्रवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी उसका गुण कौन कौन सा है, राष्ट्रवाद के कौन कौन सा गुण है। तो पहला गुण एक राष्ट्र, यानी एक राष्ट्र, यानी एक राष्ट्र में एक ही शासन हो, एक ही अधिकार हो, वही कहलाता है राष्ट्रवाद का गुण। जैसे कि पहले क्या था, बिहार भी था, बंगाल भी था, उड़ीसा भी था, बांग्लादेश भी था, सभी मिले हुए थे। सब कहीं कोई बंगाल में शासन चलाता था, कोई पाटलिपुत्र पटना में चलाता था, कोई उड़ीसा में चलाता था, यानी साम्राज्य था, एक राजा होते थे। तो वैसे विधान को समाप्त कर दिया गया नेशनलिज्म के अंतर्गत, तो वही कहलाता है राष्ट्रवाद का उदय। तो उसका प्रथम गुण क्या है, एक राष्ट्र, एक आम सरकार, एक विचार हमेशा राष्ट्र में निहित होता है, उसी को कहते हैं एक राष्ट्र। नंबर दूसरा गुण क्या है कि समूह की भावनाएं, समूह की भावनाएं यानी सभी की बात सुनी जाए। जितने भी समूह है जो बोल रहा है उसके अधिकार है बोलने का, तो उसकी सभी की भावनाएं सुनी जाए। लोगों में आपस में जुड़ने की सामान्य भावना, सामान्य भावना, लोग आपस में एक दूसरे से भाईचारा भाव, प्रेम, व्यवहार रख सकते हैं, मिल सकते हैं, समूह की भावना होनी चाहिए। दूसरा गुण था। नंबर 3 गुण क्या कहता है, तीसरा गुण कहता है राष्ट्रवाद का तीसरा गुण कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी भाषा का हो। तो वही कहता है कि राष्ट्रवाद का तीसरा गुण भेदभाव। भाषा, सांस्कृतिक और धर्म के संबंध में प्रत्येक देश अलग अलग है, यानी सभी देशों का भेद जो है अलग अलग, सभी का भाषा अलग अलग, सभी के संस्कृति अलग अलग, सभी के धर्म अलग अलग। जैसे यूरोपियन कंट्री है, पढ़िएगा कि यूरोपियन कंट्री में कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ईसाई धर्म। यूरोपियन कंट्री में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा है, ईसाई धर्म। और वहीं देख लीजिए इंडिया को, एशिया महादेश में चले जाइए, एशिया महाद्वीप में, तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो है सभी धर्मों का जो है क्या है, अनुपालन होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य इसीलिए कहा जाता है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी धर्मनिरपेक्ष देश, कंट्री, इसीलिए कहा जाता है। चौथा गुण क्या कहता है कि परिभाषित क्षेत्र, देश को परिभाषित क्षेत्र होना चाहिए, देश को परिभाषित क्षेत्र होना चाहिए, यानी उसके क्षेत्र का जो है विस्तार कहाँ कहाँ से है उसको जो है परिभाषित कर दिया जाए कि ये भारत जो है कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमा है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन से लोग धर्म के रहते हैं। इस तरह से इसका अगला गुण होता है। अगला गुण कहता है राष्ट्रवाद का विशेषता है कि सामान्य हित, लोगों के बीच समान यानी एक बराबर सामान्य हित की अस्तित्व, यानी उसकी अस्तित्व, यानी उसका समान अधिकार होता है, एक दूसरे के प्रति क्या है, भाईचारे का बोलचाल रहता है। तो यह है राष्ट्रवाद का उदय का विशेषता। तो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का उदय क्या है, इसके बारे में आपने देखा कौन कौन से शासक ने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे इंडिया है, भारत है, तो भारत में अपने राष्ट्रवाद में किसका नाम लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। जैसे लाला लाजपत राय थे तो वह नेपोलियन साहब को, नेपोलियन जो था उसका जो है नकल करते हुए लाला लाजपत राय ने अपने देश में भी क्रांति लाने की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह से बहुत ऐसे क्रांतिकारी सपुत्र वीर पुत्र थे जिन्होंने क्या किया था, उसी राष्ट्रवाद का उदय जो है अपने भारत में भी किया और वहीं चला आता रहा क्रांति और जाकर 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो आपको 10 क्लास में पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद का उदय
क्या है, क्या कारण है। तो अब चलेंगे इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे लंग क्वेश्चन हो चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, सारा चीज़ देखेंगे। और आपसे अनुरोध है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक करते हुए कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों के पास पहुंच जाए। और दिल थाम कर बैठिए, आपको जो है पूर्णतः जो है पाठ का क्वेश्चन आंसर कराते रहेंगे। सारा पाठ 9th क्लास 10th क्लास का सारा, चाहे मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक हो, अर्थशास्त्र हो, सारा जो है क्वेश्चन आपको अपडेट कराते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला भाग। जय हिंद, जय भारत।